Hello and welcome to Victory is Yours channel. I'm back with the half of chapter 8 from the class 6 NCERT Science, and we were doing activity 4. So let's start. Take a deep breath and hold it for a while. Feel your chest bones and the backbone for gently pressing middle of the chest and the back at the same time. Count as many ribs बोन्स ऑफ द चेस्ट. तो रिब्स क्या है? बोन्स ऑफ द चेस्ट है. तो जो चेस्ट की जो बोन्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं? रिब्स. एज पॉसिबल. देन ऑब्जर्व द फिगर 8.1 ओ केयरफुल एंड कंपेयर विद व्हाट यू फील ऑफ द चेस्ट बोन्स. वी सी दैट द रिब्स आर क्यूरियसली बेंट. तो अब आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं कि जो रिब्स हैं, जो हमारी छाती है, चेस्ट है, उसकी जो बोन्स है उसको हम रिब्स बोलते हैं. फर्स्ट चीज़. दूसरी बात ये कि रिब्स क्या है? एक अलग तरीके का शेप है उनका, है ना. दे आर curiously bent. उनमें थोड़ा सा एक बेंट है. दे जॉइन द चेस्ट बोन एंड द बैक बोन टुगेदर टू फॉर्म अ बॉक्स. और आप ये पिक्चर में देखिए, आगे की तरफ जो थोड़ी छोटी बोन दिख रही है वो चेस्ट बोन है, और पीछे की तरफ से हमारा बैक बोन है. तो चेस्ट बोन और बैक बोन को जिसको बोलते हैं ना सी के फॉर्म में, सी एंड इन्वर्टेड सी दोनों के फॉर्म में वो पूरी तरह से जोड़ के एक केज की तरह, एक पिंजड़े नुमा स्ट्रक्चर बना दिया. रिब केज उसको बोलते हैं. देयर आर 12 रिब्स ऑन ईच साइड ऑफ द चेस्ट. अब आप ये देखिए, चेस्ट जो बोन है उसके लेफ्ट और राइट दोनों तरफ आप काउंट करेंगे 1 by 1. यू विल फाइंड कि देयर आर 12 रिब बोन्स. ठीक है. सम इम्पॉर्टेंट इंटरनल पार्ट्स ऑफ योर बॉडी लाई प्रोटेक्टेड इनसाइड दिस केज. तो आपकी बॉडी के जो इम्पॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो इस रिब केज के अंदर सुरक्षित रहते हैं. ओके. आस्क सम फ्रेंड्स टू टच देयर टोज विदाउट बेंडिंग देयर नीज़. अब बिना नीज़ को बेंड किए क्या आप अपने पैर के अंगूठों को टच कर सकते हैं? आई गेस नो. या हाँ, ऑफ कोर्स, अगर टमी वगैरह नहीं है तो उस तरीके से क्या होगा कि यू विल फील सम काइंड ऑफ स्ट्रेच इन योर बैकबोन, है ना. स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक, मूव योर फिंगर्स डाउनवर्ड्स ऑन द बैक ऑफ योर फ्रेंड. वॉट यू फील इज़ द बैकबोन. अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि अगर आप किसी अपने फ्रेंड को कहिए कि वो अपनी नीज़ को बिना बेंड किए और झुके अपने टोज़ को छूने के लिए, तो अब आप उसके गर्दन से लेके उसके गर्दन से नीचे की तरफ जब आएंगे तो सेंटर में आपको जो महसूस होती है वो क्या है? बैकबोन है. इट इज़ मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टिब्री. तो बैकबोन किसकी बनी होती है? वर्टिब्री की बनी होती है. और बैकबोन में कितनी वर्टिब्री होती है? 33. ओके. सो फिगर 8.11 शोज़ योर बैकबोन. ये हल्का सा एक कर्व लिया हुआ स्ट्रक्चर है और इसमें 33 वर्टिब्री होती हैं. द रिब केज इज़ जॉइंट टू दीज बोन्स. अब रिब केज इन्हीं बोन्स से जुड़ा हुआ होता है. इफ़ द बैकबोन वॉज मेड अप ऑफ ओनली वन लॉन्ग बोन, विल योर फ्रेंड बी एबल टू बेंड. अब ये कह रहे हैं कि अगर बैकबोन पूरी पूरी एक ही सीधी सीधी हड्डी की बनी होती तो क्या फ्रेंड आपका मुड़ पाता? ऑफ कोर्स नॉट. मेक योर फ्रेंड स्टैंड विद बोथ हैंड्स प्रेस टू द वॉल एंड आस्क हर टू पुश द वॉल. अब आप अगर वॉल को पुश करने के लिए ऐसे हैंड से करेंगे तो डू यू नोटिस 2 बोन्स ऑन द बैक आर प्रोमिनेंट वेयर द शोल्डर्स आर. दीज आर कॉल्ड शोल्डर बोन्स. ठीक है. तो जब आप दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाए और अपने दोनों हाथों से दीवार को पुश करने की कोशिश करेंगे तो आपके पीछे की तरफ 2 बोन्स बहुत प्रोमिनेंटली दिखेंगी, वो है शोल्डर बोन्स. ठीक है. फिर दिस स्ट्रक्चर्स और फिगर 8.13 में ये जो दिख रहा है स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं पेल्विक बोन्स. ठीक है. दे इनक्लोज द पोर्शन ऑफ योर बॉडी बिलो द स्टमक. तो आपके स्टमक से नीचे का जो बॉडी पोर्शन है वो इस पेल्विक बोन्स पे डिपेंड करता है, उसको ये होल्ड करता है. ठीक है. दिस इज़ द पार्ट यू सिट ऑन. और इसी पेल्विक बोन्स के बेस पे आप बैठ पाते हैं. वेन एवर यू सिट ऑन द बेस ऑफ द पेल्विक बोन. ठीक है. इसी पेल्विक बोन से ही आप बैठते हैं. द स्कल इज़ मेड अप ऑफ मैनी बोन्स जॉइंट टुगेदर. अब स्कल देखते हैं. स्कल में क्या है? 8.14 जो ये फिगर है इसमें दिख रहा है कि इट इंक्लोजेज एंड प्रोटेक्ट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, द ब्रेन. तो बॉडी का जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, अदर पार्ट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो नहीं कहा जाएगा क्योंकि हार्ट इज़ ऑल्सो देयर, किडनी इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, है ना. तो लगभग सभी इम्पॉर्टेंट है तो इस करके. सो स्कल जो है वो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है और स्कल भी कई बोन्स से बना हुआ है. सो मैनी बोन्स अदर एंड द जॉइंट्स ऑफ आवर स्केलेटन. तो हमने ऊपर पढ़ा ही था कि वो जो हैं जॉइंट्स वो फिक्स्ड हैं, दे डोंट मूव, है ना. सिर्फ आपका लोअर जॉ ही मूव करता है. देयर आर
some additional parts of the skeleton that are not as hard as the bone and which can be bent. अब स्कल में कुछ ऐसे बोन्स भी हैं जो मतलब कुछ ऐसे पार्ट हैं बेसिकली जो बोन की तरह ही काम करते हैं लेकिन बोन की तरह हार्ड नहीं है. ओके वो मुड़ सकते हैं, वो दे आर लिटिल सॉफ्ट. सो इनको क्या बोलते हैं? कार्टिलेज. फील योर ईयर. जो आपका ईयर का जो ये पिन्ना है जो बाहर की तरफ रहता है, ये देखिए एक स्ट्रक्चर है ना. वैसे तो ये हार्ड है क्योंकि एक स्ट्रक्चर है, बट अगर आप उसको ऐसे करके कान जो जब आपके आप क्वेश्चन का आंसर नहीं देते तो आपके टीचर आपके कान गर्म करते हैं, तो दैट इज़ दिस ओनली. ये पिना को वो ऐसे मोड़ सकते हैं. तो ये कार्टिलेज का बना हुआ है और ये मुड़ता है. ठीक है. सो there do not seem to be any bone here, isn't it? Do you notice anything different between the earlobe and the portions above it? तो आपके कान का जो निचला हिस्सा है पिना, जहाँ पे स्पेशली गर्ल्स में जहाँ पे छेद किया जाता है कान में ईयरिंग्स वगैरह पहनने के लिए, वो देखिए वो पोर्शन बिल्कुल सॉफ्ट है और उससे ऊपर का जो हिस्सा है वो थोड़ा हार्ड है और स्कल तो पूरी तरह से हार्ड है ना. सो देयर इज़ अ डिफरेंस. आप उसको छू के खुद से फील कर सकते हैं. देन कम्स do you feel something in the upper parts of the ear that is not as soft as the ear lobe? तो वही जो मैंने आपको बताया, but not as hard as the bone, isn't it? This is cartilage. Cartilage is also found in the joints of the body. अब ये कह रहे हैं कि ये जो cartilage यहाँ पे है वो जो बॉडी के जो दूसरे joints है वहाँ पर भी ये मौजूद होता है. We have seen that our skeleton is made up of many bones, joints and cartilage. You could feel बेंड एंड मूव मैनी ऑफ देम. अब उसमें से आप बहुत सारे को महसूस कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, बेंड कर सकते हैं. ठीक है. सो डो नीड फिगर ऑफ द स्केलेटन. ये आपकी प्रैक्टिस के लिए, इफ़ यू वांट यू कैन डू. देन वी हैव लर्न अबाउट द बोन्स इन आवर बॉडी एंड अबाउट जॉइंट्स दैट हेल्प अस टू मूव इन डिफरेंट वेज. व्हाट मेक्स द बोन्स मूव द वे दे डू? लेट अस फाइंड आउट. अब ये कह रहे हैं कि जब हम देख रहे हैं कि हम बोन्स के हेल्प से, जॉइंट के हेल्प से मूव करते हैं, बट एक्चुअली कैसे मूव करते हैं इसको समझना है. So make a fist with one hand, bend your arm at the elbow and touch your shoulder with the thumb. Okay, तो आप अपने हाथ की एक हाथ से मुट्ठी बनाएं और अपने आर्म को एल्बो से मोड़ें और अपने शोल्डर को अपने थंब से टच करें. डू यू सी एनी चेंज इन योर अपर आर्म? तो आपके जो अपर आर्म है मतलब एल्बो से ऊपर का जो हिस्सा है वहाँ पर कोई चेंज दिखा? ऑफ कोर्स वो थोड़ा सा फूल जाता है ना, स्वोलन हो जाता है. टच इट विद द अदर हैंड. अब दूसरे हाथ से आप उसको टच करके देखो. देन देर इज़ ऑब्जर्व अ स्वोलन रीजन इन द अपर आर्म. दिस इज़ कॉल्ड अ मसल. तो जो आपके एल्बो से ऊपर का हिस्सा है जो फूल गया है उसको क्या बोलते हैं? मसल बोलते हैं. द मसल बल्ज ड्यू टू कंट्रैक्शन. अब ये मसल कैसे उठ गया, कैसे फूल गया? क्योंकि जब आपने एल्बो से हाथ को ऐसे मोड़ा शोल्डर टच करने के लिए तो कंट्रैक्शन हुआ. इट बिकेम स्मॉलर इन लेंथ. तो जो मसल का जो एक्चुअल साइज़ था उससे वो कंट्रैक्ट हो गई और कंट्रैक्ट होकर फूल गई, ऊपर की तरफ को उठ गए, है ना. तो वो हमें फील हुआ, वो हमें दिखाई दिया. नाउ ब्रिंग योर आर्म बैक टू इट्स नॉर्मल पोजीशन. व्हाट हैपन? इज इट स्टिल कॉन्ट्रैक्टेड? नहीं. यू कैन ऑब्जर्व सिमिलर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल इन योर लेग व्हेन यू वॉक और रन. ठीक है. तो इसी तरीके की चीज़ें हमारे पैरों में भी हैं. व्हेन कॉन्ट्रैक्टेड द मसल बिकम शॉर्टर, स्टीफर एंड थिकर. तो जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो मसल क्या बोलती है? छोटी हो जाती है, स्टिफ हो जाती है, टाइट होती है और थिकर हो जाती है, मोटी हो जाती है. इट पुल्स द बोन. और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करती है तो वो बोन को पुल करती है, पीछे की तरफ को खींचती है. ओके. मसल्स वर्क इन पेयर्स. अब मसल क्या है? पेयर्स में काम करती हैं. व्हेन वन ऑफ देम कॉन्ट्रैक्ट्स द बोन इज पुल्ड इन दैट डायरेक्शन. द अदर मसल ऑफ द पेयर रिलैक्सेस. अब जब मसल्स का पेयर में काम होता है तो अगर जब आप उसको ऐसे मोड़ते हैं हाथ को तो एक मसल जो कॉन्ट्रैक्ट होती है तो वहीं पे जो दूसरी मसल उस पेयर की जो दूसरी मसल है वो रिलैक्स होती है. टू मूव द बोन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. द रिलैक्स मसल कॉन्ट्रैक्ट्स टू पुल द बोन टुवर्ड्स इट्स ओरिजिनल पोजीशन. और फिर जब आप हाथ को अपने रिलैक्स करते हैं तो जो कॉन्ट्रैक्टेड मसल है वो रिलैक्स होती है, जो रिलैक्स मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है. ओके. सो द मसल कैन ओनली पुल, इट कैन नॉट पुश. तो मसल जो है, अब ये देखिए यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि द मसल कैन ओनली पुल. तो मसल सिर्फ पीछे की तरफ को खींचने का काम कर सकती, धक्का देने का काम नहीं कर सकती. ओके. दस टू मसल्स हैव टू वर्क टुगेदर टू मूव अ बोन. तो इसका मतलब है कि जब कोई भी एक बोन मूव करती है तो दो मसल्स को काम करना पड़ता है, क्योंकि मसल सिर्फ पुल करना जानती है. तो एक इस ए से बी की तरफ पुल करेगी तो दूसरी वाली बी से सी की तरफ पुल करेगी, है ना, बिकॉज उनको पुश करना नहीं आता. ओके. आई होप यू अंडरस्टैंड. 8.17 इज़ द फिगर. या इट्स हियर. सो आप ये देख रहे हैं कि जो अपर आर्म है एल्बो से ऊपर की तरफ
तो ऊपर वाली मसल जो है फूल गई है और जो नीचे वाली है वो थोड़ी सी रिलैक्स्ड है और वो पतली में है और वो लंबी दिख रही है, ठीक है। फिर जब आपने हाथ को रिलैक्स किया तो दोनों मसल्स फ्लैट, ऑलमोस्ट फ्लैट से हो गए और एक साइज़ में आ गए। ओके, सो दिस इज़ इट। आर मसल्स एंड बोन ऑलवेज रिक्वायर्ड फॉर मूवमेंट। अब ये पूछ रहे हैं कि क्या मसल और बोन्स की आवश्यकता हमेशा होती है मूवमेंट करने के लिए। हाउ डू अदर एनिमल्स मूव, दूसरे एनिमल्स कैसे मूव करते हैं। व्हाट अबाउट एन अर्थवर्म और अ स्नेल। अब ये अर्थवर्म और स्नेल कैसे मूव करते हैं। लेट अस स्टडी द मैनर ऑफ द मूवमेंट, दैट इज लेट अस स्टडी द मैनर ऑफ द मूवमेंट। सो लेट्स सी द गेट ऑफ द एनिमल्स। अब ये GATE वाला गेट नहीं, GAIT गेट है। गेट का मतलब होता है चाल या चलने का तरीका। ओके, सो अर्थवर्म की बात करते हैं। ऑब्जर्व एन अर्थवर्म मूविंग ऑन सॉइल इन अ गार्डन, जेंटली लिफ्ट इट एंड प्लेस इट ऑन अ पीस ऑफ ब्लॉटिंग और फिल्टर पेपर। ऑब्जर्व इट्स मूवमेंट, देन प्लेस इट ऑन स्मूथ ग्रास प्लेट और एनी स्लिपरी सरफेस, ठीक है। इज इट डिफरेंट फ्रॉम अदर पेपर। सो द बॉडी ऑफ एन अर्थवर्म इज मेड अप ऑफ मैनी रिंग्स जॉइंट एंड टू एंड। तो अर्थवर्म की बॉडी क्या है, बहुत सारे छल्ले की तरीके से बनी होती है और वो रिंग टू रिंग्स जॉइन होती है। एंड अर्थवर्म डज नॉट हैव बोन्स, अर्थवर्म में कोई बोन नहीं होती। इट हैज़ मसल्स विच हेल्प टू एक्सटेंड एंड शॉर्टन द बॉडी। और ड्यूरिंग मूवमेंट द अर्थवर्म फर्स्ट एक्सटेंड्स द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी, कीपिंग द रियर पोर्शन फिक्स्ड टू द ग्राउंड, देन इट फिक्सेस द फ्रंट एंड रिलीजेज द रियर एंड, ठीक है। तो मूवमेंट इसका कैसे होता है कि पहले अर्थवर्म एक पोर्शन से पीछे का पोर्शन रुका रहता है और आगे का पोर्शन मूव करता है, थोड़ा सा वो आगे की तरफ हिलता है और फिर आगे स्टिफ होकर के पीछे वाले पोर्शन को खींचता है अपने आगे के बराबर में लाके। ओके, बिकॉज उसके पास कोई बोन्स नहीं है। then it fixes, okay, it then shortens the body and pulls the rear end forward. This makes it move forward by a small distance, repeating such muscle expansions and contractions. The earthworm can move थ्रू सॉइल। तो इसी तरीके से अर्थवर्म बहुत ही स्लो स्पीड से धीरे धीरे मूव करता है। इट्स बॉडी सिक्रीट्स अ स्लाइमी सब्सटेंस टू हेल्प द मूवमेंट। अब क्या है कि सरफेस हमेशा इतनी सॉफ्ट और स्मूथ नहीं हो सकती, तो उसकी बॉडी खुद से एक स्लाइमी सब्सटेंस सिक्रीट करती है जिससे कि उसको मूवमेंट करने में ईजी हो जाए, ठीक है। हाउ डज इट फिक्स पार्ट्स ऑफ इट्स बॉडी टू द ग्राउंड। अंडर इट्स बॉडी इट हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी ब्रिसल्स। तो उसके बॉडी के नीचे में बहुत सारे टाइनी ब्रिसल्स, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो उसकी बॉडी को उस ग्राउंड पे फिक्स करने में हेल्प करते हैं। द ब्रिसल्स आर कनेक्टेड विथ मसल्स, और यही ब्रिसल्स जो है मसल्स से जुड़े हुए होते हैं और इससे उसको धरती पे बहुत ग्रिप करने में हेल्प मिलती है, ठीक है। द अर्थवर्म एक्चुअली ईट्स इट्स वे थ्रू द सॉइल। अर्थवर्म क्या करता है, मिट्टी में कैसे करता है कि अर्थवर्म एक्चुअली में मिट्टी को खाता है। Its body then throws away the undigested part of the material that it eats. This activity of earthworm makes the soil more useful for plants. और इसकी वजह से जो उसके बॉडी में से जब वो मिट्टी निकल के आती है तो इट बिकम्स मोर फर्टाइल एंड इट इज़ यूजफुल फॉर द प्लांट्स। अब स्नेल का मूवमेंट देखते हैं। ऑब्जर्व अ स्नेल इन योर गार्डन एंड दिस इज़ कॉल्ड द शेल। तो उसके ऊपर जो एक राउंडेड स्ट्रक्चर होता है उसको उसका शेल बोलते हैं। इट इज़ द आउटर स्केलेटन ऑफ द स्नेल, ठीक है। हम सब ने ये देखा भी और बहुत लोगों ने बचपन में कलेक्ट भी किया होगा, बट इट इज़ नॉट मेड ऑफ बोन्स। ये जो शेल है इसके अंदर वो रहता है तो ये बोन्स का बना नहीं है। द शेल इज़ अ सिंगल यूनिट एंड डज नॉट हेल्प इन मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो शेल क्या है, वो सिंगल यूनिट है और उसके अंदर उसको शेल्टर मिलता है, वो उसके मूवमेंट में हेल्प नहीं करता है। इट हैज़ टू बी ड्रैग्ड अलॉन्ग, वो इसको लेके चलता है। मतलब एक तरह से कह लो कि वो अपना घर, अपनी सेफ्टी की जो एक लेयर है उसको वो लेके चलता है, ठीक है। प्लेस द स्नेल ऑन द ग्लास प्लेट एंड वॉच इट। व्हेन इट स्टार्ट्स मूविंग केयरफुली लिफ्ट द ग्लास प्लेट अलॉन्ग विद द स्नेल ओवर योर हेड। ऑब्जर्व इट्स मूवमेंट फ्रॉम द बीनीथ। अब ये कह रहे हैं कि कांच के प्लेट पे आप स्नेल को रखिए और जब स्नेल चलना शुरू कर दे तो उस कांच के प्लेट को आप अपने आँखों से ऊपर के हाइट पे उठा करके आप उसको, क्योंकि वो ग्लास है ट्रांसपेरेंट होगा जैसा कि हमने पिछले चैप्टर से पढ़ा है, तो हम उसको देख सकते हैं नीचे से कि उसकी बॉडी किस तरीके से मूव कर रही है। तो आपको दिखेगा अ थिक स्ट्रक्चर एंड द हेड ऑफ द स्नेल में कम आउट ऑफ एन ओपनिंग इन द शेल। एक मोटा सा उसका बॉडी का स्ट्रक्चर और उसका हेड निकल के आएगा। एंड द थिक स्ट्रक्चर इज इट्स फुट, और जो थिक स्ट्रक्चर जो शेल के अंदर से निकलता है वो क्या है, उसका फुट है, उसके पैर हैं, मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग मसल्स, उसमें मसल्स होती हैं। नाउ केयरफुली टिल्ट द ग्लास प्लेट। अब उस ग्लास प्लेट को थोड़ा सा टिल्ट करो। द वेवी मोशन द फुट कैन बी सीन। अब आप उसमें फुट के उसके मोशंस देख सकते हो। सो आप इसको कंपेयर करो स्नेल के मूवमेंट को अर्थवर्म के मूवमेंट से, ठीक है। सो दैट्स जस्ट अ थिंग, फूड फॉर थॉट। सो नेक्स्ट हम देखेंगे कॉकरोच का मूवमेंट।
कॉकरोच वॉक्स एंड क्लाइम्स एज वेल एज फ्लाई इन द एयर। अब कॉकरोच क्या है, वो चलता भी है, दीवारों पे भी चढ़ जाता है या चीज़ों पे भी चढ़ जाता है, और प्लस एक सर्टेन हाइट और लेवल तक वो फ्लाई भी कर लेता है। दीज इट हैज़ 3 पेयर्स ऑफ लेग्स। अब उसके 3 पेयर्स ऑफ लेग्स हैं, ठीक है। दीज हेल्प इन वॉकिंग, और इससे वो चलता है। द बॉडी इज़ कवर्ड विद अ हार्ड आउटर स्केलेटन, और उसकी बॉडी जो है वो एक आउटर स्केलेटन से कवर्ड है जो कि बहुत हार्ड होता है। दिस आउटर स्केलेटन इज मेड ऑफ नंबर ऑफ प्लेट्स जॉइन टुगेदर, और ये जो आउटर स्केलेटन वो किसका बना होता है, प्लेट्स का बना हुआ होता है ना। जैसे हमारा स्केलेटन किसका बना है, बोन्स का बना है, तो कॉकरोच का स्केलेटन किस चीज़ का बना हुआ है, प्लेट्स का बना हुआ है। दैट परमिट्स मूवमेंट, और इसकी वजह से वो मूवमेंट कर सकता है। देयर आर 2 पेयर्स ऑफ विंग्स अटैच टू द बॉडी बिहाइंड द हेड, और उसके हेड के पीछे की तरफ बॉडी पर 2 पेयर ऑफ विंग्स होते हैं, ठीक है। तो द कॉकरोचेस हैव डिस्टिंक्ट मसल्स, उनकी मसल्स बिल्कुल अलग तरीके की हैं। दोज नियर द लेग्स मूव द लेग्स फॉर द वॉकिंग, और उसके क्या है कि जो लेग्स के पास जो मसल होती है वो लेग्स वॉकिंग में हेल्प करती है लेग्स को। द बॉडी मसल्स मूव द विंग्स व्हेन द कॉकरोच फ्लाइज, और जो बॉडी में जो मसल्स है, बॉडी के पार्ट अदर बॉडी के स्प्रेड में, वो उसको तब हेल्प करती है जब वो फ्लाई कर रहा होता है। ओके, अब हम बर्ड का मूवमेंट देखते हैं। बर्ड्स फ्लाई इन द एयर एंड वॉक ऑन द ग्राउंड। बर्ड्स क्या है, हवा में तो उड़ती हैं लेकिन धरती पर चलती हैं। सम बर्ड्स लाइक डक्स एंड स्वान्स ऑल्सो स्विम इन वाटर, और कुछ बर्ड्स ऐसी हैं जो कि पानी में तैरती भी हैं। द बर्ड्स कैन फ्लाई बिकॉज देयर बॉडीज आर वेल सूटेड फॉर फ्लाइंग। अब बर्ड्स इसलिए फ्लाई कर सकती हैं बिकॉज उनकी बॉडी जो है पूरी तरह से सूटेबल है फ्लाई करने के लिए। दे बोन्स आर हॉलो, उनकी बोन्स क्या है, हॉलो है। हमारी बोन्स हॉलो नहीं है, ठीक है। हमारी बोन्स में मैरो होता है, ठीक है। हम लोग उसके बारे में हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। सो देयर बोन्स आर हॉलो एंड लाइट, तो हॉलो है तो लाइट होंगी। द बोन्स ऑफ द हाइंड लिम्स आर टिपिकल फॉर वॉकिंग एंड पर्चिंग, तो जो उनके पीछे की हाइंड लिम्स है, मतलब पैरों के, जिसको हम सिंपल कह लें, पैरों की जो बोन्स है वो क्या है, वॉकिंग एंड पर्चिंग के लिए बिल्कुल टिपिकली डिज़ाइंड है। द बोनी पार्ट ऑफ द फोर लिम्स आर मॉडिफाइड एज विंग्स, और जो उनका फोर लिम है, जो एक्चुअली जैसे हमारे पास भी है ना फोर लिम एंड हाइंड लिम। हाइंड लिम का मतलब पैर हो गया, है ना, लेग्स हो गया। फोर लिम का मतलब हो गया हाथ, है ना, आगे की तरफ का। उसी तरीके से उनके भी है, लेकिन उनका फोर लिम क्या हो गया, मॉडिफाई हो गया, किस में, विंग्स में, है ना, तो वो उड़ने के काम आता है। द शोल्डर बोन्स आर स्ट्रॉन्ग, द ब्रेस्ट बोन्स आर मॉडिफाइड टू होल्ड द मसल्स ऑफ फ्लाइट, और जो ब्रेस्ट बोन है, जो हमारी चेस्ट बोन है, वो उनकी ब्रेस्ट बोन है बर्ड्स में। ओके, रिमेंबर वी आर टॉकिंग अबाउट बर्ड्स। तो जो हमारी चेस्ट बोन है, जैसे हमारे रिब के जिससे जुड़ा हुआ है, उसी तरह से जो उनका ब्रेस्ट बोन है, उससे उनकी जो है फ्लाइट की मसल्स जुड़ी हुई हैं, विच आर यूज टू मूव द विंग्स अप एंड डाउन, जिसकी वजह से उनकी विंग्स यानी उनके 4 लिम्स अप एंड डाउन का मूवमेंट शो करते हैं। ओके, एंड द बर्ड्स कैन फ्लाई इवेंचुअली। देन कम्स फिश। फिश का मूवमेंट पढ़ेंगे। मेक अ पेपर बोट, पुट इट इन वाटर एंड पुश इट इन वन नैरो एंड ओपनिंग फॉरवर्ड। डिड इट go into the water easily? Now hold the boat sideways and push it into the water from the broad side, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि एक पानी का बनाइए और उसको पानी में डाल के देखिए कि वो किस तरीके से मूव करता है। तो अगर आप नैरो साइड से डालेंगे तो वो ठीक से मूव नहीं करेगा, अगर ब्रॉड साइड डालेंगे तो वो मूव कर लेगा, ठीक है। सो now hold the boat sideways and push it in the water from the broad side. Are you able to make the boat move in water when you push it from this side? So next is, hence you notice the shape of a boat is somewhat like a fish. Okay, sorry, I made a mistake over here. जब आप बोट को ऐसे डालेंगे ना कि उसका जो सामने का एज है ना, जिसको कि BOW बाओ भी बोलते हैं, बो, तो उस साइड से डालेंगे तो बोट इजीली फ्लोट कर सकती है, ठीक है। और जब उसको उसके ब्रॉडर साइड से ऐसे डायरेक्टली प्लेस करेंगे तो शायद वो उतना अच्छे से फ्लोट करना ना करे, ठीक है। तो क्योंकि सामने से जब नैरो होता है तो इट्स ईजी टू एंटर इनटू अ वाटर स्ट्रीम, ठीक है। सो कमिंग टू दिस, हैव यू नोटिस दैट द शेप ऑफ अ बोट इज समवॉट लाइक अ फिश? क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया कि जो बोट का शेप होता है वो कुछ मछली के टाइप का ही होता है। द हेड एंड द टेल ऑफ द फिश आर स्मॉलर देन द बॉडी, मिडल पोर्शन ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो जो आगे का उसका हेड है और जो टेल है वो दोनों ही कंपैरेटिवली छोटे होते हैं एज़ कम्पेयर टू द मिडल बॉडी रीजन, ठीक है। दिस बॉडी टेपर्स एट द बोथ द एंड्स एंड दिस शेप इज कॉल्ड स्ट्रीम लाइंड, और इस शेप को क्या बोलते हैं, स्ट्रीम लाइंड। तो अगर आपसे कोई पूछे कि फ़िश का शेप क्या है तो यू हैव टू से स्ट्रीम लाइंड, ठीक है। द शेप इज सच दैट द वाटर कैन फ्लो अराउंड इट ईजिली एंड अलाउ द फिश टू मूव इन वाटर। और ये शेप क्यों है, क्योंकि इसकी वजह से वाटर क्या है वो ईजिली उसके पास में मूव कर सकता है और फिश को ईजिली मूवमेंट अलाउ हो जाता है। द स्केलेटन ऑफ द फिश इज कवर्ड विद स्ट्रॉन्ग मसल्स ड्यूरिंग स्विमिंग।
Muscles make the front part of the body curve to one side and tail part swings towards the opposite side. तो स्विमिंग करने के समय मसल्स मेक द फ्रंट पार्ट बॉडी कर्व. सो मसल्स जो हैं वो उसके फ्रंट बॉडी पार्ट को कर्व करती है वन साइड की तरफ, एंड टेल पार्ट स्विंग्स टुवर्ड्स द ऑपोजिट, और जो टेल का पार्ट है वो ऑपोजिट की तरफ में स्विंग करता है. तो इस तरीके से फिश जो है स्विम कर पाती है. द फिश फॉर्म्स अ कर्व एज शोन इन फिगर 8.24. तो 8.24 फिगर इज़ हियर. सो आप देखिए कि सर अगर दाएं की तरफ जा रहा है तो टेल उसकी बाएं की तरफ जाएगी. ओके, और सर जब बाएं की तरफ जाएगा तो टेल उसकी दाएं की तरफ जाएगी. ओके, सो लाइकवाइज है ना, जिगजैग मूवमेंट जिसको हम हल्का सा कह सकते हैं रफली, है ना, अप्रॉक्सीमेटली जिगजैग मूवमेंट. देन क्विकली द बॉडी टेल कर्व टू द अदर साइड. दिस मेक्स द जर्क एंड पुशेस द बॉडी फॉरवर्ड. तो ये एक जर्क एंड पुश का कॉम्बिनेशन चलता है. द अ सीरीज ऑफ सच जर्क्स मेक द फिश स्विम अहेड. और इसके वजह से फिश जो है आगे की तरफ को बढ़ पाती है. दिस इज़ हेल्प बाय द फिन्स ऑफ द टेल. और इसमें और हेल्प कहाँ से आती है? फिन्स के थ्रू आती है, यानी कि उसके जो पानी में जो उसके फिन्स हैं, ठीक है, जो उसके मॉडिफाइड अपेंडेजेस हैं. फिश ऑल्सो हैव अदर फिन्स ऑन देयर बॉडी विच मे इनली हेल्प टू कीप द बैलेंस ऑफ द बॉडी एंड टू कीप डायरेक्शन वाइल स्विमिंग. तो फिश, आप ये पिक्चर देख रहे हैं 8.23, इसमें आप देख रहे हैं कि कुछ फिन्स जो है बिल्कुल स्ट्रेट 90 डिग्रीज पे हैं उसके हेड सर के पीछे की तरफ, है ना. तो ये जो होते हैं ये उसकी बॉडी बैलेंसिंग के लिए और उसके डायरेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. So did you ever notice that the underwater divers wear fin-like flippers on their feet and to feel them water move to help them move easily in water? So आपने कभी देखा होगा जो डाइवर्स होते हैं तो वो जो एक ड्रेस पहनते हैं तो उसमें जो उनके हाथ और पैरों पे जो पोर्शन आता है वो काफ़ी ब्रॉड होता है, फ्लिपर्स उसको बोलते हैं ना. तो इससे क्या होता है कि वो इजीली मूव कर पाते हैं, पानी में स्विम कर पाते हैं. हाउ डू स्नेक्स मूव? अब स्नेक का मूवमेंट देखते हैं. हैव यू सीन अ स्नेक स्लिदर और स्लाइडर, जो भी आपको कहना सूटेबल लगे. डज इट मूव स्ट्रेट? सो स्नेक्स हैव अ लॉन्ग बैकबोन, है ना. तो स्नेक्स की जो बैकबोन है वो काफ़ी लंबी होती है. दे हैव मैनी थिन मसल्स. दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर इवन दो दे आर फ्रॉम वन अनदर. तो उसकी जो स्नेक की जो बैकबोन है वो काफ़ी लंबी होती है और वो डिस्टेंस पे होती है थोड़े से, लेकिन they are connected. Okay, so muscles also interconnect the backbone, ribs and skin. तो muscles क्या है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि muscles जो है backbone को भी जोड़ती हैं, ribs को भी जोड़ती हैं और skin को भी आपस में intact रखती हैं. The snake's body curves into many loops. अब स्नेक की बॉडी क्या होती है कि वो कर्व बनाती है लूप्स में. ईच लूप ऑफ द स्नेक गिव्स इट अ फॉरवर्ड पुश बाय प्रेसिंग अगेंस्ट द ग्राउंड. अब हर बार जब वो एक लूप बनाता है तो वो इस तरीके से बनता है कि वो अर्थ से उसको एक पुश मिलता है, ठीक है, फॉरवर्ड पुश मिलता है, आगे की तरफ के लिए पुश मिल जाता है. सो जब वो धरती की तरफ प्रेस करता है तो उसको धरती से एक फॉरवर्ड पुश मिलता है. सिंस इट्स लॉन्ग बॉडी मेक्स मेनी लूप्स, each loop gives it this push. The snakes move forward very fast and not in a straight line. तो अब आप देखिए कि उसकी बॉडी में कई लूप्स बनते हैं ना बार बार. आपने देखा होगा स्नेकी मूवमेंट, यू नो, आई नो यू अंडरस्टैंड. ये देखिए यहाँ पे दिख भी रहा है पिक्चर में. तो ईच लूप में उसको एक फॉरवर्ड पुश देता है. तो इससे क्या होता है कि स्नेक मूव्स फॉरवर्ड वेरी फास्ट, लेकिन सीधा नहीं, थोड़ा सा तिरछे तिरछे, है ना, स्लैंटी यू से. वी हैव लर्न अबाउट द यूज ऑफ बोन्स एंड मसल्स फॉर द मूवमेंट्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स. पहेली एंड बूझो हैव मैनी क्वेश्चंस इन देयर सैक्स अबाउट डिफरेंट मूवमेंट्स. सो यू मस्ट बी हैविंग मैनी अनआंसर्ड क्वेश्चंस buzzing in your mind. The ancient Greek philosopher Aristotle in his book Gate of Animals asked himself these questions. तो एंशियंट फिलोसफर हैं एरिस्टोटल, जिनको फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है. तो उन्होंने अपनी बुक गेट ऑफ एनिमल्स में ये सारे क्वेश्चंस खुद से पूछे. एंड वाई डू डिफरेंट एनिमल्स हैव बॉडी पार्ट्स दैट डू हैव, एंड हाउ डू दीज बॉडी पार्ट्स हेल्प एनिमल्स टू मूव द वे दे डू. तो उनका कहना था कि एनिमल्स को बॉडी पार्ट्स क्यों हैं इस तरीके के, और जो हैं वो किस तरीके से उसको मूव करने में हेल्प करते हैं. व्हाट आर द सिमिलरिटीज, व्हाट आर द डिफरेंसेस द बॉडी पार्ट्स, है ना. हर बहुत सारे क्वेश्चंस थे. So how many body parts are needed for different animals for moving place to place, है ना.
why 2 legs for humans and 4 for cows and buffaloes. Many animals seem to be having an even number of legs. Why is the bending of our legs different from that of our arms? तो ये सारे कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, आप अपने से खुद से भी देख सकते हैं, एंड हायर क्लासेस में इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. सो मैनी क्वेश्चन, perhaps we have to look for some answers through our activities in this chapter, and we need to look for many more answers. So yoga is an invaluable gift of ancient Indian tradition. The United Nations declared 21 June as International Yoga Day. Yoga keeps person healthy. Many portions yoga require you to lift your own weight, which helps. So this is all about yoga, हम सभी को पता है, and 21st June is the International Yoga Day. ठीक है, तो यहाँ पे योगा की बात इसलिए किया है क्योंकि योगा के जो पोस्चर्स हैं उनके मूवमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप मतलब आपके बोन्स और मसल्स सब कुछ बिल्कुल फिट कंडीशन में हो. और many portions yoga require you to lift your own weight, which help you to making the bones strong and help ward of the osteoporosis. तो ये कह रहे हैं कि अगर आप योगा करते हैं तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस की संभावना कम हो जाती है ना. ऑस्टियोपोरोसिस हमने पढ़ा है कहाँ, कॉमन ह्यूमन डिजीज में, डेफिशिएंसी डिजीज में. ओके, सो कैल्शियम या विटामिन डी की डेफिशिएंसी. ओके, सो विद दिस थिंग ये चैप्टर हमारा ख़त्म होता है. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग, एंड जस्ट कीप रिवाइजिंग. और इसमें से कुछ भी अगर आपको क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट सेक्शन. आई गेस सब कुछ बहुत क्लियर होना चाहिए. आई टुक टाइम टू एक्सप्लेन एवरीथिंग, सो जस्ट गो थ्रू द चैप्टर. थैंक यू सो मच फॉर टुडे. See you tomorrow. Be victorious.